डिस्कस कर लेते हैं। हाँ देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए जेई मेंस में भी आया हुआ है 2018 में, ऑनलाइन वाले पेपर में। तो आपको देखो दो ऑर्बिटल्स दिखाए जा रहे हैं दो ये पी ऑर्बिटल है, और ये इस तरह से आपस में कंबाइन हो रहे हैं, है ना। और इस डायग्राम में वो पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है ना। इसमें किस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग पाई वाला बनेगा, एंटी बॉन्डिंग में पाई वाला बनेगा। एंटी बॉन्डिंग में दो ऑप्शन दिए, एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। पाई सर ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। 4। हाँ, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, ठीक है, गुड। तो इसमें आंसर आपका बनना चाहिए ये फोर्थ वाला, ठीक है। तो पहले तो ये आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा कि ये बॉन्डिंग नहीं है, ये एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि अपोजिट फेस ओवरलैप कर रहे हैं ना, प्लस के साथ माइनस वाली फेस ओवरलैप कर रही है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो वहां पर कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे अगर ये देखना है कि सिग्मा है कि पाई है, तो ऑर्बिटल के नोड पॉइंट को अगर ज्वाइन करती है तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगी, और ये ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर वाले और नीचे वाले प्लेन पे हो रही है, मतलब जस्ट एबव एंड जस्ट बिलो द प्लेन हो रही है। तो ये आपका लेटरल ओवरलैपिंग है, इसको बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है हमेशा पाई बॉन्ड, है ना। तो इसका मतलब ये नेचर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पाई ऑर्बिटल है। और लेकिन एमओटी में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो एंटी बॉन्डिंग है। तो ये पाई 2p/y या 2px कुछ भी हो सकता है वो, है ना। एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे इसको। एक जैसे ये कुछ क्वेश्चन और मैंने लिए हुए, ये इसी पे बेस्ड है सभी। आपके ये सारे क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। कोई EIA में आया हुआ है, कोई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। अब जैसे उसमें कुछ कुछ ले लेते हैं छांट छांट के, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको कर लेते हैं, है ना। जैसे ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है। 8th वाला, 11th वाला भी कर लिए, ये भी ठीक, अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट एक अच्छा है। और बाकी ये दोनों आसानी है, करने को कर ही सकते हैं। अब देखो, हाँ एक चीज चलो मैं बता देता हूँ कि कल मैंने बताया था कि 14 से कम या 14 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्डर क्या होता है, ये हम लोग ने भी डिस्कस किया था, ये ऑर्डर आता है, ठीक है। तो अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर 14 से इलेक्ट्रॉन एक भी एक्सीड हो जाए, अगर किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में 14 से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक्सीड हो जाए, तो ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए ये जो ऑर्डर है ये 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, बट अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से ज्यादा होगा तो फिर ये ऑर्डर चेंज होगा। ऑर्डर में क्या होगा कि ये वाला जो सिग्मा 2pz है ये पहले फिल हो जाएगा, और पाई 2px पाई 2py ये बाद में फिल होगा। ये दो ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है, अगर आप इसका कोई पूछे रीजन क्या है, तो रीजन इसमें बोलते हैं कि अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल करो इस सीक्वेंस में, तो 2 2 4 2 6 8 10 12 14, यहाँ तक हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही बेटा यहाँ पे अगला एक भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा 2pz के बीच में रिपल्शन पड़ने लगते हैं। मतलब इन ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो एनर्जी लेवल डायग्राम में काफी पास पास होती है।
तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसमें फिल होगा तो रिपल्शंस इंक्रीज हो जाएंगे, और रिपल्शंस इंक्रीज होने की वजह से, अच्छा रिपल्शन इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को रिटेन रखने के लिए, है ना, ये दो ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिग्मा टू पी जेड आपका, इसकी एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी, और ये जो पाई टू पी एक्स से पाई टू पी वाई बढ़ जाएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो आपका सीक्वेंस जो होगा वो मैं लिख रहा हूँ, ये सीक्वेंस हो जाएगा, पहले फिल हो जाएगा आपका सिग्मा टू पी जेड, और बाद में फिल होगा पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, है ना। ऑर्डर चेंज होने के बाद ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बस आपको ध्यान रखना है कि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्डर को हम लोग यूज करेंगे। जैसे आपको कोई पूछे कि O2 का क्या ऑर्डर है ना, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 प्लस भी लिख दीजिए, एंड आल्सो अरेंज देम in increasing order of their bond angle, increasing order of their bond length। तो हम लोग को जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं कि जैसे आपको O2, O2 प्लस, O2 माइनस इनमें से कोई भी दे दे, और इनके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर पूछा आ सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो पहले तो O2 को लिखेंगे, और O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। वो लिख देंगे। तो हाँ 16 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो दो ऑक्सीजन में 16 है। अब हम लोग देखो, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो तो आप सीधे वही बाबर ट्रिपल बी ट्रिपल ही लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको सीधे आंसर ही निकालना होगा, और जल्दी आंसर निकालना है तो ये काफी हेल्प करेगा। और अगर 16, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये लास्ट के दो बॉन्डिंग की एनर्जी बराबर होगी, तो ये दो की बराबर हो गई, है ना, ये ऑर्डर हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 16 इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको। तो दो पहले चले जाएंगे बॉन्डिंग में, फिर दो चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, फिर दो बॉन्डिंग में गए, फिर एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ तक कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, फिर दो बॉन्डिंग में गए, अब 10 हो गए। अब इसमें अगर, हाँ देखो तो दो दो और फिल कर दिए, 14 हो गए। अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन बचे, है ना, देखो यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन बचे, और ऑर्बिटल भी दो हैं, उनकी एनर्जी आपस में क्या है, बराबर है। तो अब क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में फिल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इनकी एनर्जी इक्वल है, और इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स में हम लोग अप्लाई करते हैं हुंस रूल, है ना। हुंस रूल में क्या होता है कि अगर दो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है तो पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। क्लियर है। यस सर। तो ये है ना, ये वाला ये ऑर्डर हो जाएगा O2 का। अब O2 का अगर आप क्या निकालो, बॉन्ड ऑर्डर, O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कितना आएगा, हाफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, तो बॉन्डिंग में दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, 10 इलेक्ट्रॉन किसमें बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में निकालो कितने, एंटी बॉन्डिंग में अगर देखें तो दो, दो चार, दो छः, है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके हो गया 10 - 6 मतलब 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यस ऑक्सीजन सर। का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2।
अब लेकिन वो कह रहा है कि इनके भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं, O2 प्लस O2 माइनस। तो O2 प्लस कैसे निकालिए, तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 15, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। और अगर आप 15 इलेक्ट्रॉन इसी सीक्वेंस में फिल करेंगे तो बताइए क्या होगा, 2 2 4 2 6, यहाँ तक हो जाएंगे 14, एक चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो बेटा अभी 10 ही इलेक्ट्रॉन है, एक कम हुआ वो भी एंटी बॉन्डिंग में कम हो गया। तो पहले एंटी बॉन्डिंग में 6 थे, अब एंटी बॉन्डिंग में 5 हो गए। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब जैसे आपको बनाना है O2 माइनस का, तो O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17। अब Yes. उसी बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए में आप फिल करिए। तो 17 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो 2 2 4 2 6 8 10 12 14, यहाँ तक 14 हो गए। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो किसी एक में 2 फिल कर दो, किसी एक में 1 फिल कर दो। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में अब 7 हो गए। तो ये कितना आ गया, 3/2। 3/2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। और एक और बच रहा है, एक कौन सा है लास्ट में, O2 2 प्लस। O2 2 प्लस, तो O2 2 प्लस का अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, O2 2 प्लस। O2 2 प्लस का आप निकाल के देखो, O2 2 प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऑर्डर आपका ये रहेगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, याद रखना। 3। ठीक है ना, बाबा ही बेड़ा पार लगाएंगे। अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ तक फिल हो गए देखो। ठीक है, इसमें लास्ट वाले एंटी बॉन्डिंग देखो सारे वैकेंट रहेंगे। अब निकालो जरा, बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 4 है, तो ये आया 6/2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो हम लोगों ने क्या किया, जितने भी स्पेसीज थे सबके बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने निकाल लिए। अब अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इनमें आ रहा है O2 डबल प्लस का, है ना। O2 2 प्लस का देखो 3 आ रहा है ना, सबसे ज्यादा आ रहा है बेटा। यस। फिर इसके बाद देखो तो O2 प्लस का आ रहा है, फिर इसके बाद किसका आ रहा है, O2 प्लस का। इसके बाद फिर O2 का आ रहा है, और फिर O2 माइनस का आ रहा है। तो ये ऑर्डर आता हुआ दिख रहा है, ये एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस है। ये किसका सीक्वेंस है, बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड ऑर्डर। सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है। अब देखो कई बार आपसे वो बॉन्ड ऑर्डर ना पूछ के बॉन्ड एनर्जी पूछ सकता है, कि बताओ बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर है, या बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। तो ये भी बताना आना चाहिए। ठीक है, देखो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के क्या होती है, इनवर्सली Inversely. प्रोपोर्शनल। इनवर्सली, है ना। तो ये बस आपको और आइडिया होना चाहिए। तो इससे आप ये कह सकते हो कि जो ऑर्डर आपका बॉन्ड ऑर्डर का आ रहा है, जो सीक्वेंस बॉन्ड ऑर्डर का आ रहा है, वही सेम सीक्वेंस उनकी बॉन्ड एनर्जी में होगा, है ना। मतलब जो जैसे ये ऑर्डर हमने बॉन्ड ऑर्डर का निकाला है, यही सीक्वेंस इनकी बॉन्ड एनर्जी का होगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी O2 माइनस की, इन्हीं में अगर बोले, फिर O2 की, फिर O2 प्लस की, फिर O2 2 प्लस। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का।
ठीक है, क्लियर हो रही बातें? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको पता होना चाहिए। दोनों दो ही केस बनते हैं इसमें, या तो 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे या 14 से ज्यादा होंगे। और आप पहले उसका देख लेना कि 14 से कम है तो वो वाला सीक्वेंस यूज कर लीजिएगा, 14 से ज्यादा है तो फिर ये वाला यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इतने में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो बताइए मुझे। बताइए कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. अच्छा, तो एक चलो बताइए, आप लोग खुद से भी करिए। N2 N2 प्लस N2 माइनस, इन तीनों स्पेसीज को आपको अरेंज करना है इनके बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में और फिर बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में। मतलब क्वेश्चन लिख लीजिए, अरेंज अरेंज द फॉलोइंग स्पेसीज in increasing order of नंबर 1। पहले लिख लिए बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आपको बताना है, फिर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। कौन कौन सी स्पेसीज है? एक है N2, एक N2 प्लस, एक N2 माइनस। ठीक है, N2 प्लस N2 माइनस। ठीक है, इसको करिए, अटेम्प्ट करिए सभी लोग।
सर N2 प्लस और N2 माइनस का सेम आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। यस सर। N2 प्लस N2 माइनस का सेम आ रहा है ना? यस Yes, सर। sir. Yes. ठीक है। तो सबसे ज्यादा आना चाहिए आपका N2 का, नाइट्रोजन का आएगा Yes, sir. 3, है 3। ना? Yes. Three. और N2 प्लस 2.5। N2 माइनस का, हाँ 2.5. 2.5 2.5। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा N2 का, फिर N2 प्लस N2 माइनस का, तो बराबर होगा। अच्छा, फिर ये बताओ कि इनकी बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ का क्या सीक्वेंस होगा? क्या N2 प्लस और N2 माइनस की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी? नो सर। क्यों नहीं होगी? बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर है, दोनों के इक्वल है। सर स्टेबिलिटी N2 माइनस की कम है। स्टेबिलिटी N2 माइनस की कम है। अच्छा, तो कैसे पता लगाएगा कि N2 माइनस की स्टेबिलिटी कम है? सर उसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बहुत बढ़िया। तो हाँ, ये चीज समझनी है हम लोगों को, है ना? इसको समझिए सभी लोग, जैसे बताया बच्ची ने, बिल्कुल सही बताया। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ठीक है। ये तो बॉन्ड ऑर्डर तो मेरे ख्याल सभी ने निकाल ही लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? वही बाबर ट्रिपल बी ट्रिपल ए वाला सीक्वेंस यूज करिए। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जो फर्स्ट दो बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 ये आपका आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकाला होगा तो ये आएगा 1/2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 10, एंटी बॉन्डिंग में 4, मतलब 6/2 3 आ गया। फिर आपने किया होगा N2 प्लस का, N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 13 इलेक्ट्रॉन का जब करोगे आप, तो बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग बॉन्डिंग, इन दोनों को तो बराबर है। और अब एक चला जाएगा इस वाले बॉन्डिंग में, तो एक इलेक्ट्रॉन जो कम हो रहा है वो बॉन्डिंग वाले में ही कम हो रहा है। तो 9 एंटी बॉन्डिंग तो पूरे 4 ही है, तो 5/2 मतलब 2.5। N2 माइनस का निकालने पे भी वो 2.5 ही आया होगा आपका, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बराबर, और ये वाला भी फुलफिल हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो इसमें जब निकाला होगा तो हाफ टाइम्स ऑफ बॉन्डिंग 10 है, एंटी बॉन्डिंग हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5/2, 5/2 मतलब 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे तो सबसे ज्यादा N2 का आ रहा है, और N2 प्लस और N2 माइनस का इक्वल आ रहा है ना? ये बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस हो गया। लेकिन फिर बात हो रही है कि बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस क्या होगा। तो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस, अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बराबर आने लगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगी, ठीक है। देखो, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला जो रिलेशन पढ़ते हैं, ये हम लोग बोलते हैं कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी, या उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा, ठीक है। या जिसका बॉन्ड और लेंथ ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इनवर्सली रिलेशन है ना। या जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ तो एप्लीकेबल है, लेकिन ये नहीं कह सकते, इससे ये रिजल्ट मत निकालिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाए
दो मॉलिक्यूल का, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ फिर भी डिफर करेगी। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। बॉन्ड ऑर्डर सेम आने पे बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा, वो उस रिलेशन का रिजल्ट नहीं है। वहां पे हाँ, जिसका ज्यादा है उसके बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे पता लगाएंगे कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? तो उसके लिए आपको देखना होगा कि आप ये चीज बता सकते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी से। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पे समझने वाली कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो उनकी बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होगी, बॉन्ड एनर्जी या स्टेबिलिटी, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, और स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है, N2+ ज्यादा स्टेबल है कि N2-। तो आप ये देखिए कि जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम से कम इलेक्ट्रॉन हो वो आयन ज्यादा स्टेबल होगा। जब भी बॉन्ड ऑर्डर बराबर आने लगे और उनमें पता लगाना हो कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये देखो कि किसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो N2+ जिसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसीज मोर स्टेबल होगा, है ना? क्या देखना है, समझ में आया? तो ये ध्यान Yes. रखना, इसको चाहो तो नोट्स में आप लोग इस तरह से नोट भी कर लो, इफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स सेम, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आने लगे, ठीक है, देन उस सिचुएशन में जो स्टेबिलिटी होगी वो सेम नहीं होगी, है ना? और स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ एंटी bonding electron. Lesser the number of anti-bonding electron, more will be the stability, है ना? जितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम से कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आने लगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, N2+ और N2- में। तो N2+ ज्यादा स्टेबल है ना? क्योंकि N2+ में एंटी बॉन्डिंग में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस अगर ज्यादा है तो वो आयन ये स्पेसीज ज्यादा क्या होगी, अनस्टेबल होगी, है ना? स्टेबल कम होगी, हाँ ना? इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं रहना चाहेगा, वो बॉन्डिंग में रहना चाहेगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, या ये इसी को बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर बोल सकते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर है और बेटा यही स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि बॉन्ड लेंथ बताओ, तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो है उसका उल्टा ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, N2-, फिर N2+, फिर N2। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, समझ में आ रही बातें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, या बच्चों को बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आने लगे, एक इसी तरह का क्वेश्चन देखो पूछा भी है, ये अभी 2013 में देखो पूछा है, ये वाला देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11।
है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसीज Li2 माइनस Li2 प्लस। तो देखो ये 3 आयन उसने दे दिए, Li2 दे दिया है, Li2 में 3 3 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका जब करोगे तो बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2 बॉन्डिंग में। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कितना आएगा, है ना, 1 आएगा। अब Li2 प्लस का जरा निकालो कितना है बॉन्ड ऑर्डर, Li2 प्लस, तो Li2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 1.5 बॉन्डिंग, हाँ 1.5 आना चाहिए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 3, एंटी बॉन्डिंग में अभी भी 2 है ना। 0.5 0.5 आ रहा है ना, देखो 0.5 आ रहा है। yes sir. तो ये हो गया। अब एक बार निकालते हैं चलो Li2 माइनस में, Li2 माइनस में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, 1 2 3 4, अरे 8 हो गए क्या, तो एंटी बॉन्डिंग में 1 जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। इसका भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर देखे तो सबसे ज्यादा तो Li2 का है, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल तो यही होगा, है ना। लेकिन अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर आ गया, Li2 प्लस और Li2 माइनस का, तो क्या स्टेबिलिटी भी बराबर होगी। No, sir. No No, sir. तो इस बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होगी या बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी। वो हमें देखना पड़ेगा कि बताओ कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Li2 प्लस Li2 माइनस में। Li2 plus. Li2 plus. Sir, Li2 plus. Li2 plus. Li2 है ना। तो इसमें वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम से कम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन है इसमें Li2 प्लस में, तो Li2 प्लस Li2 माइनस से थोड़ा ज्यादा स्टेबल, ये वाला माइनस है, Li2 प्लस लिख दिया मैंने। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो ठीक है Li2 ही होगा, क्योंकि उसका तो बॉन्ड ऑर्डर ही सबसे ज्यादा है। उसके बाद Li2 प्लस और Li2 माइनस, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, यही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का भी होगा, और इसका अपोजिट ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होगा। लेकिन शायद उसने बॉन्ड, इसने स्टेबिलिटी ही पूछा है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो यही हो जाएगा, है ना। Li2 सबसे ज्यादा, तो ये तो गलत है, ये वाला सही दिख रहा है मुझे, ये भी गलत, ये भी गलत, है ना। सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आगे बात समझ में सभी को। Yes. sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपसे को पूछे जाएंगे। अच्छा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालना बता दिया था, Yes, sir. है ना। कैसे बताते हैं पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है। So, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, डायमैग्नेटिक। हाँ हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हो, आ, या फिर तो आप शुरुआत से लास्ट तक ही देखते चले जाना, ठीक है। तो जिसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, जिस भी एटम में या जिस भी मॉलिक्यूल में, तो डायमैग्नेटिक होगा। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो पैरामैग्नेटिक। इफ एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, है ना, चाहे वो बॉन्डिंग में हो या एंटी बॉन्डिंग में हो, तो ऐसे स्पेसीज को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। इफ एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, देन this type of species called paramagnetic। ऐसी स्पेसीज को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। और कभी पैरामैग्नेटिक मूवमेंट, अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को बोले तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं।
म्यू इक्वल टू Nn+2 बोर्स मैग्नेट्रॉन। N जो होते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाए। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, मतलब उसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल बेटा जिसमें सारे ऑर्बिटल, सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक का म्यू जो आता है वो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं होता है। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि O2 क्या है, जैसे चलो क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा आपको क्लियर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में केवल यही पूछा जाता है, बताओ कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक है। जैसे ये वाला देख लो, जेई मेंस 2017 में आया हुआ है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार समझने की कोशिश करिए। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज आर नॉट पैरामैग्नेटिक, इसमें कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। नॉट पैरामैग्नेटिक मतलब वो डायमैग्नेटिक पूछना चाह रहा है, कि वो इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है इसमें डायमैग्नेटिक कौन से है। अब जैसे पहला है CO। ठीक है, CO हेट्रोएटॉमिक है। जैसे आपको कोई हेट्रोएटॉमिक दे तो उसमें आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर लेना है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका टारगेट है 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने का। अब वही बाबा ट्रिपल ए में ही फिल करना है आपको, बाबा जी को याद करो। तो बाबा ट्रिपल ए में आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल करो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 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 बॉन्डिंग। ठीक है, देखो इसमें सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गए, पेयर अप है ना। तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। शुरुआत से लास्ट तक डेट डालू, सब में दो 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 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का फिल होने का मतलब क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो सब पेयर्ड है। ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन ऑल एमोज। इसका मतलब ये स्पेसीज कैसी हो गई, डायमैग्नेटिक, है ना। और अच्छा उसने पूछा क्या है कि कौन पैरामेग्नेटिक नहीं है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा है ना। इसमें पहला ही आंसर निकल आया। अब जैसे O2 को चेक करना है, तो O2 एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और 8 हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। तो आपका टारगेट है 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने का। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो देखो यहाँ तक 4 हो गए, फिर बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। इसमें 14 से ज्यादा है तो ये वाला सीक्वेंस यूज करेगा। इसके बाद देखो यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन उसके एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, लेकिन उन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हुंस रूल फॉलो होगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। और एक इलेक्ट्रॉन फिल होने मतलब टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये कैसी स्पेसीज हो गई, ये पैरामैग्नेटिक हो गई, है ना। इसके बाद जैसे B2 की बात करें, तो B2 कैसा होगा, B2 भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और है ना, B2 क्यों पैरामैग्नेटिक होगा, देखो B2 में एक बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें फिल करो बाबा, इसके बाद 14 से कम है तो शुरुआत वाले 2 बॉन्डिंग की एनर्जी बराबर होगी। अब इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और लास्ट में ऐसे NO दिया है, NO
तो NO में देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है, 1 7 1 8, 15 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और उनकी हमें फिलिंग करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, है ना, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते हैं, तो बताओ क्या 15 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो सकता है? क्या सब में 2 2 2 2 जा सकते हैं? नो sir. सर। नो सर। है ना, पॉसिबल ही नहीं। किसी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन ही ऑड हो तो उसको तो आप देख ही के बोल देना कि वो पैरामैग्नेटिक है, उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मत करना, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आप करोगे भी तो भी वही आएगा। 15 इलेक्ट्रॉन आप फिल करो तो भी आप देखोगे कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा आपको मिलेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। यहाँ तक 14 हो गए, एंटी बॉन्डिंग में एक चला जाएगा बस। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस तुम लोग Yes. ऐसा तो नहीं बस हाँ हाँ बोल रहे हो लेकिन समझ में ना आ रहा हो, हैं? नो आ रहा है ऐसा तो सर। नहीं है? आ रहा है? चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो हम जानेंगे कि सही में आ रहा है। एक आपको देते हैं एडवांस का क्वेश्चन, जेई एडवांस का। मेंस के क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम लोग पे। एडवांस वाले करो तो मैं जानू। ये वाला करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2004 में आया है। उस समय सब्जेक्टिव पेपर होता था, सब्जेक्टिव पेपर में आया था ये क्वेश्चन। करिए क्वेश्चन, अटेम्प्ट करिए सभी लोग। अरेंज द फॉलोइंग 3 कंपाउंड इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बताइए आयुष्मान, बताओ बेटा क्या होगा आंसर? सर ASF6 की वैलेंसी क्या होगी? अरे उसके उसकी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में।
तो तभी तो सर O2 चार्ज मिलेगा। अच्छा, आप वैसे निकाल रहे होगे। यस सर। तो आर्सेनिक जो होता है ना, आर्सेनिक की दो वैलेंसी होती है, एक प्लस, एक 3 होती है, 5 होती है। लेकिन आर्सेनिक की 5 वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर आप उसको उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर लो तो 5 लो बेटा, है ना। यस सर। आर्सेनिक की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 5। नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग कर रहा है ना आर्सेनिक। यस सर। तो हाँ, तो आर्सेनिक की मोस्ट स्टेबल जो होगी वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगी, +5। सर पहले O2 को AsF6 की आएगी, फिर O2, फिर KO2। ठीक है, सही, करेक्ट है ना। इसमें देखो कंफ्यूजन थोड़ा सा देखने में ये हो रहा होगा कि चलो O2 तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला होगा तो 2 आ रहा होगा। और देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर बाबर ट्रिपल बी ट्रिपल ए से निकालो या उसके स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो कि O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना। और बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। तो जिसके लुईस स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं उसमें तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो O2 में तो सीधे 2 आएगा। अब जैसे ये एक उसने कंपाउंड ले लिया O2AsF6, तो इसमें ये देखना होगा कि जब ये आयनाइज होगा ये वाला कंपाउंड, तो इसमें O2 पे कौन सा चार्ज आएगा। तो आर्सेनिक की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 5 होती है, ठीक है। और फ्लोरीन की होती है -1। तो ये हो जाएगी कितनी, पूरे इसके एनायन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -1। तो मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना AsF6-, इस पे नेट चार्ज है -1। तो इसके कटायन पे नेट चार्ज हो जाएगा +1। इसका मतलब जब ये आयनाइज होगा तो O2+ बनेगा और ये बनेगा AsF6-। ठीक है। और O2+ का भी बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाला था। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ जाता है, 2.5 हो जाता है। और KO2 ये सुपर ऑक्साइड है। अच्छा, एल्कली मेटल तो हमेशा ही +1 में रहते हैं। इसका मतलब O2 यहाँ पे -1 में बैठा हुआ है। और O2- का बॉन्ड ऑर्डर अभी निकाला था हम लोगों ने 1.5। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है किसमें, O2+ में, फिर O2 में, और फिर O2- में। ये ऑर्डर है किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। ये ऑर्डर किसका है, बॉन्ड ऑर्डर का। लेकिन हम लोग से बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है वो, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे ज्यादा O2-, फिर O2, फिर O2+। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अगर वो पूछ रहा है तो उसका ऑर्डर ये हो जाएगा, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि O2- किससे आया है, O2- आया है KO2 से। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी KO2 में, फिर O2 में, फिर ये कंपाउंड हो जाएगा O2AsF6। ये आंसर है, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर हो गया सभी को। यस Yes, सर। sir. अब बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसमें वैसे ये कि स्कूल पेपर में कभी मतलब ये वैसे सब्जेक्टिव पेपर में ही ऐसा पूछा आ सकता है
ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछा जाएगा। मान लो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाने को बोल दिया जाए, जैसे ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे किसी का भी बोल सकता है, कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल देकर उसके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कराने को बोलेगा विद हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो उसमें आप लोगों को अभी जो हमने ये ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला ऑर्डर, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में एक एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाता है ना। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत आसान होता है, बस जो सीक्वेंस आप पढ़े हो इसी को एनर्जी लेवल डायग्राम में शो करना होता है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दो वेनस ऑर्बिटल दिखाते हैं, वेनस वेनस, ठीक है, और दो वेनस ऑर्बिटल जब लीनियरली कंबाइन होंगे तो एक इसमें बन जाएगा बॉन्डिंग वेनस, एक बन जाएगा बेटा एंटी बॉन्डिंग वेनस, ठीक है। हाँ, एनर्जी लेवल डायग्राम में नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही है, तो जिसकी जो नीचे दिखाना है वो बॉन्डिंग वाला दिखाना, जो ऊपर दिखाना है वो एंटी बॉन्डिंग वाला दिखा देना। तो ये हो गया इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2s की होती है, तो इसके ऊपर दिखाइएगा 2s दो 2s ऑर्बिटल दिखाइए, और फिर दिखाइए कि दोनों के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, और लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक उनमें है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला क्या है, सिग्मा 2s है, एंटी बॉन्डिंग वाला क्या है, सिग्मा सितारा 2s है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2p आएगा, है ना। तो पूरा आपको 2p सबसेल दिखाना पड़ेगा, एक 2p एक एटम का है, दूसरा 2p दूसरे एटम का है, ठीक है। अब 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py 2pz। तो अब ये देख लीजिएगा कि अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो सबसे नीचे आएगा वो पाई 2px पाई 2py वाला है। अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो सबसे नीचे कौन सा आएगा, पाई 2px पाई 2py, और फिर कौन सा आएगा, सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz। फिर इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग आ जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा पाई सितारा 2px बराबर पाई सितारा 2py, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, सिग्मा सितारा 2pz, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग है ना, सिग्मा सितारा 2pz। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। वो सब्जेक्टिव पेपर में कई बार वो बोलेगा कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, है ना, किसी का नाम ले लेगा, कहेगा कि N2 के लिए बनाओ या O2 के लिए, जैसे अभी मैंने 14 से कम वाले के लिए बनाया है, तो मान लो कि ये N2 के लिए बनाया है मैंने, ठीक है। और आपसे वो कहेगा कि उसका बाउंड ऑर्डर भी निकालो एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से। तो आप क्या करना कि ये जो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख रहे हैं ना, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन फिल कर देना, करना शुरू कर देना। पहले दो इलेक्ट्रॉन फिल कर देना सिग्मा 2s में, फिर दो फिल कर देना सिग्मा सितारा 2s, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s, फिर ये वाले 8 हो गए, फिर 9 10 11 12 13 14, ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा, है ना। मतलब जो काम हम लोग वैसे कर रहे थे ऑर्बिटल के नोटेशन लिख के, वही चीज आपको डायग्राम में शो करनी है बस, एनर्जी लेवल डायग्राम में। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, होमो ऑर्बिटल क्या होता है, ल्यूमो क्या होता है। अब जब वो बना ही लिया तो ये भी लिख लो, होमो क्या होता है और ल्यूमो क्या होता है। होमो और ल्यूमो, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट
हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? होमो। और ल्यूमो किसको बोलते हैं? ल्यूमो होता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मतलब है? देखो, जैसे कोई पूछे कि बताओ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ल्यूमो कौन सा है, तो आप ये देखो, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मतलब जो ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है? ऑक्युपाइड में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है ना। तो एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है और ऑक्युपाइड भी हो, एनर्जी भी ज्यादा हो, तो यही वाला है बेटा सिग्मा 2pz। तो ये इस सीक्वेंस में होमो है। इस सीक्वेंस में सिग्मा 2pz ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? ये इसका होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कई बार ऑब्जेक्टिव में यही पूछ दिया जाएगा कि बताइए इस मॉलिक्यूल में होमो ऑर्बिटल कौन सा है, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके देखिएगा और वो वाला ऑर्बिटल जिसमें लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हो, है ना, उसको बोल देंगे होमो, क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्युपाइड ऑर्बिटल होगा। ल्यूमो क्या होते हैं? ल्यूमो होते हैं लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब जो अनऑक्युपाइड है, मतलब जो खाली ऑर्बिटल है। खाली वालों में कम एनर्जी किसकी है? तो खाली तो इसमें दोनों है, लेकिन इन दोनों में कम एनर्जी किसकी है? pi star 2px equal to pi. हाँ, तो पाई सितारा 2px बराबर पाई सितारा 2 ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल में से लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है, इसलिए इसको इस सीक्वेंस में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ल्यूमो, ये दोनों मुन्ना वायु है। पाई सितारा 2px, पाई सितारा 2 ये दोनों ल्यूमो हो गए और ये होमो हो गया। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ रही? Yes. अच्छा, एक बस छोटा सा बस पॉइंट है, उसको भी कंप्लीट ही करा देते हैं, हो सकता है ये कहीं पे आपको मिल जाए। एसपी मिक्सिंग क्या होती है? एसपी मिक्सिंग, एसपी मिक्सिंग क्या होती है और कहाँ होती है? तो देखो, बोलते क्या है कि ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिसमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें एसपी मिक्सिंग देखी जाती है। ठीक है, एसपी मिक्सिंग किसमें होती है? एग्जिस्ट इन दोज मॉलिक्यूल which have less than or equal to 14 electron, less than or equal to 14 electron। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें ये एसपी मिक्सिंग देखी जाती है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि S2 में देखी जाती है, Li2 में, B2 में, B2 में, C2 में, N2 तक मिलती है, लेकिन उसके बाद sp मिक्सिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये sp मिक्सिंग का क्या फंडा है भैया? तो sp मिक्सिंग में क्या होता है, देखो ये जो आप देख रहे हो सिग्मा सितारा 2px, ये वाला ऑर्बिटल, और ये जो पाई 2px पाई 2py है, ये दोनों बहुत पास पास आ जाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम में। और जब है ना, ये ऑर्बिटल जब बहुत पास पास आ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा s ऑर्बिटल और थोड़ा p ऑर्बिटल के बीच में इंटरमिक्सिंग होने लगती है ना। तो इस तरह की मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? sp मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, कौन से दो ऑर्बिटल के बीच में होती है? सिग्मा 2ps, मतलब देखो 2s का एंटी बॉन्डिंग वाला और पाई के बॉन्डिंग वाले, इनके कुछ कुछ परसेंटेज में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है, मतलब मिक्सिंग शुरू हो जाती है। मिक्सिंग मतलब वो थोड़े से पार्शियली हाइब्रिडाइज टाइप के हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं sp मिक्सिंग। लेकिन जैसे ही 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो sp मिक्सिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है।
क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती है बता सकते हो? sp मिक्सिंग डिस्ट्रॉय इसलिए हो जाएगी क्योंकि बेटा ये ऑर्बिटल ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो पाई टू पी वाई वाला है, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी कम हो जाएगी। और बेटा सिग्मा कभी सिग्मा के साथ मिक्स नहीं होगा। हमेशा सिग्मा वाले ऑर्बिटल अगर मिक्सिंग शो कर रहे हैं तो पाई अपोजिट नेचर वाले के साथ मिक्सिंग होगी ना। तो अभी देखो, अभी सिग्मा और पाई के बीच का एनर्जी बहुत कम हो गया है, तो यहाँ तो sp मिक्सिंग हो रही है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आएगा तो सिग्मा के साथ सिग्मा की मिक्सिंग नहीं होगी, है ना। उल्टा वो sp मिक्सिंग जो हो रही थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपको कोई 2-4 मॉलिक्यूल दे दिए जाए, पूछा जाए इसमें किसमें sp मिक्सिंग हो रही किसमें नहीं हो रही, तो देख लेना जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो sp मिक्सिंग होगी, और अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो sp मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है? Yes, sir. है ना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बस बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं पूछा जाता है कि sp मिक्सिंग क्या होता है। ये सब आज तक मतलब जेई में कभी नहीं पूछा है मैंने। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर वाला टॉपिक, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट करा दिया मैंने आपको। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपका हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग की हम लोग बात करेंगे। जैसे बैक बॉन्डिंग क्या होता है, या बनाना बॉन्डिंग क्या होता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ना। ये कुछ डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स होती है जो कुछ मॉलिक्यूल में देखी जाती है। ये बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड से थोड़ा हट के होते हैं, मतलब ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं होते हैं, है ना। तो ये हम लोग को पता होने चाहिए। कौन कौन सी बॉन्डिंग पढ़नी है? एक पढ़नी है बैक बॉन्डिंग, एक बनाना बॉन्डिंग, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो अच्छा स्टार्ट करता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बस वही है, केमिकल बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, थोड़ा सा लेंदी भी है। लेकिन ये है कि इससे क्वेश्चन भी पूछे भी जाते हैं अच्छे खासे, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना भी जरूरी है। बैक बॉन्डिंग क्या है समझिए इसको। बैक बॉन्डिंग क्या है? वो बैक बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन। लिख लो इसको, लिख लो, बैक बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ डीलोकलाइजेशन। बैक बॉन्डिंग जो होती है वो एक तरह का स्पेशल टाइप का डीलोकलाइजेशन होता है। बैक बॉन्डिंग इज ए स्पेशल बैक बॉन्डिंग एक तरह का डीलोकलाइजेशन ही होता है, बट अगर इन सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हर एक मॉलिक्यूल में होता है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे जिनमें बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। बट अकर्स इन तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल ही होंगे जिसमें बैक बॉन्डिंग होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई किसमें बैक बॉन्डिंग होगी कब नहीं होगी? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लिख लीजिए, नेसेसरी कंडीशंस टू मेक बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग बनाने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल ये कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो उनमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है। पहली कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन नंबर 1,
पहली कंडीशन है कि सेंट्रल एटम जो होना चाहिए मॉलिक्यूल के पास, उसके पास वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल होना चाहिए। लिख लीजिए सेंट्रल एटम should have vacant p or d orbital। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल हो या वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन लिख लो साइड एटम, साइड एटम साइड एटम का मतलब समझ रहे हैं, जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसी को बोल रहे हैं हम लोग, या इसको टर्मिनल एटम भी लिख सकते हो। साइड एटम शुड हैव at least one lone pair इलेक्ट्रॉन। तो साइड एटम के पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए, है ना, कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए। तो ऐसे केस में बैक बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो ऐसे मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग बनती है। अब आते हैं कि बैक बॉन्डिंग कितने तरह से बनती है, टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग दो तरह से बन सकती है। पहला लिख लीजिए पी पाई बैक बॉन्डिंग। पी पाई बैक बॉन्डिंग। दूसरा लिख लीजिए पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग अगर बनेगी भी तो वो इनमें से ही किसी टाइप की होगी, या तो पी पाई टाइप के बैक बॉन्डिंग बन रही होगी, या पी पाई डी पाई। अब देखिए पी पाई कब बनती है या पी पाई डी पाई कब बनती है। तो इसमें से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अभी जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि मान लो कोई दो एटम है ए और बी, और वो दोनों आपस में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब पहले से ही वो कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो अगर इसमें ऐसा कुछ दिखे आपको कि इसमें किसी एक एटम के पास मान लो ए एटम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ए एटम के पास क्या पड़ा हुआ है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल अगर हो, और उसके साथ जो दूसरा एटम कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर हो। इसको मैं फिल कर रहा हूँ, कलर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, या ऐसे आप इलेक्ट्रॉन को एरो से भी दिखा सकते हो। मतलब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बन जाएगी। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग बन जाएगी। तो ये जिस एटम के पास लोन पेयर है वो क्या करेगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके साथ ये पार्शियली डीलोकलाइज करने लगेगा। इसके साथ क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। ये डीलोकलाइज होने का मतलब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये इसके साथ ओवरलैप, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ भी शेयर करेगा, लेकिन दिस इज नॉट ए परमानेंट पाई बॉन्ड। ये कोई परमानेंट पाई बॉन्ड नहीं है,
ये बॉन्ड कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनेगा और फिर टूटेगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसको देगा, मतलब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, फिर वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, फिर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद फिर वो बनेगी और फिर टूट जाएगी। तो वो जल्दी जल्दी बनती रहेगी, वो ब्रेक होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये इस समय तो बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन अगले ही क्षण क्या होगा कि वो बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब उसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, फिर से ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और उसके पास लोन पेयर वापस लौट आएंगे, है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपस में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होते हैं, ये इसमें बनेगा, ये इसमें बनेगा। तो एक तरह का ये है तो डीलोकलाइजेशन ही है, लेकिन ये इसे हम लोग बैक बॉन्डिंग के नाम से भी पढ़ते हैं। यहाँ पे नली जो बॉन्ड बन रहा है वो बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो पहले ही से बन रहा है, ये दोनों एटम सिंगल बॉन्ड से तो पहले ही अटैच्ड है। ये जो एडिशनली बॉन्ड बन रहा है, वो जो बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है, इसे बोल रहे हैं हम लोग पी पाई बैक बॉन्डिंग, है ना। एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ बना रहा है, इसलिए इसको पी पाई बोलते हैं। ऐसा ही एक केस और होता है पी पाई डी पाई तब होगा कि अगर मान लो कि किसी एक एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर है, मान लो ए के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और बी एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग ही होगी। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, वो वापस ले लेगा, देगा वापस ले लेगा, है ना। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग बन रही है वो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। और ये वाली जो बन रही है पी पाई वाली बन रही है। अच्छा, फिर एक बात ये भी समझ में आती है कि अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है ए और बी बीच में, और टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, तो यहाँ पे एक तरह का रेजोनेंस ही हो रहा है ना। और अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, उसका हाइब्रिड वाला। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोग क्या मानेंगे, ए और बी के बीच में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में किन्हीं भी दो एटम के बीच में बैक बॉन्डिंग बनने लगेगी, तो वहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एराइज हो जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग भी एक तरह का टिपिकल टाइप का रेजोनेंस है। ये भी एक तरह का रेजोनेंस ही है ना, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस माना जाता है। ये शायद मैंने जब रेजोनेंस पढ़ाया था तो वहां बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है, कि बैक बॉन्डिंग भी एक तरह का रेजोनेंस होता है ना। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज मैं जो नोट में लिख भी देता हूँ, इन बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्ड is not permanently formed. बैक बॉन्डिंग जब होती है दो एटम बीच में, तो उनके बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है वो परमानेंट वाला पाई बॉन्ड नहीं होता है। पाई बॉन्ड इज नॉट परमानेंटली फॉर्म, it is a case of rapid delocalization of pi electron. It is a case of rapid delocalization of pi electron. वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का रैपिड डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है, पाई बॉन्ड ओवरलैप कर रहा होता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, और फिर टूट रहा होता है, फिर वो बॉन्ड बना रहा होता है, फिर टूट रहा होता है ना। तो इस तरह से होता है।
अब इसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। जैसे कुछ आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे, पूछे बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग है कि नहीं, तो आपको कम से कम उसके एग्जाम्पल तो पता ही होने चाहिए। तो एग्जाम्पल ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग आप देखोगे कि जो पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप होता है, 13 मतलब बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली के जो कंपाउंड होते हैं उनमें आप देखोगे कि मोस्टली कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग बनती है ना। तो पहला एग्जांपल लिख लीजिए, बैक बॉन्डिंग इन हैलाइड ऑफ बोरॉन। बोरॉन के जो हैलाइड होते हैं उनमें बैक बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, अब वो कैसे बनती है, तो पहले हैलाइड में लिख देता हूं, जैसे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईक्लोराइड, बोरॉन ट्राईब्रोमाइड और बोरॉन ट्राईआयोडाइड। ठीक है, इन सभी में देखा गया है कि इनकी जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए उससे इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जैसे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन और फ्लोरीन की जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है उससे इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी शॉर्टर हो जाती है, कम हो जाती है, और उसको एक्सप्लेन किया जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बैक बॉन्डिंग। इन मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग क्यों होती है, अब इस पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोरान ट्राईफ्लोराइड, और इसमें सेंट्रल एटम देखो तो कौन है, इसमें बोरॉन है। बोरॉन का चलो जरा करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब देखो आपको अच्छा ये मन में आ भी रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, किसके पास नहीं है। ठीक है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जान सकते हैं। बोरॉन के पास बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल हमेशा खाली पड़ा रहता है। बोरॉन ही नहीं, 13 ग्रुप के जितने भी हैलाइड हैं बेटा, सभी के साथ यही कहानी है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, है ना, सबके साथ यही बोलते हैं। क्यों होता है इसको समझ लीजिए। जैसे इसकी वैलेंस शेल का मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा 2s ऑर्बिटल में है और एक 2p में है ना। लेकिन अगर आप देखो तो बोरॉन बॉन्ड कितने बना रहा है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में, तो बोरॉन आप देखो 3 बॉन्ड बना रहा है। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 होने 3 चाहिए, है ना। और इस समय तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले इसका जंप कर रहा होगा 2s से 2p में, और तब जाके उसके 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो रहे होंगे। अच्छा, ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होके बना रहे होंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये 3 ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज होंगे तो 3 ही बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो फिर फर्दर एक एक बॉन्ड बनाएंगे फ्लोरीन के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखो कि यार ये एक ऑर्बिटल एक ऐसा है जो अभी खाली पड़ा है बोरॉन के पास, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, तो ये आपका है वैकेंट पी ऑर्बिटल। यही है आपका क्या, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है यही बनाएगा बैक बॉन्डिंग, है ना। इसका मतलब बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल हमेशा खाली पड़ा रहेगा और वो ऑर्बिटल उसका है पी ऑर्बिटल। मतलब बोरॉन के पास एक क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। इसके पास ये वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। हेलोजन बेटा कोई भी हो, हेलोजन सभी के पास लोन पेयर होते हैं, और एक एक नहीं 3 लोन पेयर होते हैं। खैर बैक बॉन्डिंग में एक ही इन्वॉल्व होगा, 3 की जरूरत नहीं है, लेकिन टोटल अगर कोई पूछे तो 3 लोन पेयर है फ्लोरीन पे।
तो क्या होगा कि इसका कोई एक लोन पेयर ये बैक बॉन्डिंग बनाएगा, है ना, ये इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। और ये बैक बॉन्डिंग भी एक तरह का डीलोकलाइजेशन है, तो ये पहले बॉन्ड बन रहा है लेकिन ये फिर टूट भी रहा होगा, ठीक है। और जब ये ब्रेक हो रहा होगा तो इसका ऑर्बिटल फिर से क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही बोरॉन का ऑर्बिटल वैकेंट हो रहा होगा तो ये जो दूसरा फ्लोरीन आप देख रहे हो, इसमें देखो 3 फ्लोरीन है, तो सबके पास अपने अपने लोन पेयर है। तो जैसे ही एक फ्लोरीन वाला बैक बॉन्डिंग टूट रही होगी तो दूसरा फ्लोरीन जो उसका पड़ोसी फ्लोरीन है ना, वो उसके साथ बैक बॉन्डिंग बनाने लगेगा, है ना। yes अब sir. जब ये वाली बैक बॉन्डिंग टूटेगी तो फिर ये तीसरे वाले फ्लोरीन बोलेगा मैं हूं ना, अब ये वाला बनाएगा बैक बॉन्डिंग। मतलब होता क्या है कि ये तीनों फ्लोरीन बारी बारी से अपने लोन पेयर उसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, जिससे उसका ऑर्बिटल हमेशा भरा ही रहता है। मतलब बोरॉन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो खाली नहीं रहता है, वो तीनों फ्लोरीन के साथ किसी ना किसी एक फ्लोरीन के साथ एट ए टाइम वो बैक बॉन्डिंग बना ही रहा होता है। और ये बैक बॉन्डिंग बहुत जल्दी जल्दी एक स्ट्रक्चर दूसरे में, दूसरा तीसरे में, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी ये कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि तीनों जगह बैक बॉन्डिंग बन रही होगी। मतलब यहाँ पे अगर इसके हाइब्रिड की बात करें तो इसके हाइब्रिड में तीनों जगह क्या कौन सा करेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, है ना। और ये बॉन्ड जो है वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर हो जाएगा, है ना। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ये जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बैक बॉन्डिंग। हाँ लेकिन आपस में बराबर होंगी ये तीनों। कोई पूछे कि बोरॉन फ्लोरीन की ये तीनों बॉन्ड लेंथ क्या आपस में बराबर है, तो हाँ बोल देना यस, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल BF bond length are equal। आपस में इक्वल है। लेकिन अगर इसमें बोले कि ये बॉन्ड लेंथ बैक बॉन्डिंग की वजह से इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो गई है, शॉर्टर हो गई। ठीक है, आपसे देखो कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे बोल सकता है कि बताओ कंपेयर करो, कंपेयर BF बॉन्ड लेंथ, compare boron fluorine bond length between BF3 and BF4 minus। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, बताओ BF3 और BF4 माइनस में बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है आपको, है ना। कंपेयर करने मतलब आपको बताना है कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कौन सी बॉन्ड लेंथ कम है। तो बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए। तो देखो BF3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, sp2, yes sir. है ना। sp2 आएगा, मतलब इसके पास एक ऑर्बिटल क्या है, खाली पड़ा हुआ है, एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल क्या पड़ा है, खाली पड़ा। अच्छा, एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तो फ्लोरीन जो है उनके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की कंडीशन देखो फुलफिल हो रही है। सबसे पहले आपको मैंने ये कंडीशन ही लिखवाई है ना। सबसे शुरुआत में देखिए बैक बॉन्डिंग की शर्त yes क्या sir. होती है, तो सेंट्रल एटम शुड हैव वैकेंट p और d ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के पास p और d ऑर्बिटल वैकेंट वाला होना चाहिए। और उसके साथ जो साइड एटम है, जो सेंटर एटम से बॉन्डेड एटम है, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब भी ये कंडीशन आपको दिखे तो आप समझ जाएगा उसमें बैक बॉन्डिंग होगी, 100% बैक बॉन्डिंग होगी।
तो यहाँ पे वही चीज है कि भाई बोरॉन का कमरा खाली है और उनके पड़ोसियों के पास क्या है, लोन पेयर, तो वो अपना लोन पेयर क्या करेंगे, उस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, है ना, ओवरलैप कराएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, पी पाई बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल आपको दिया गया है वो BF4 माइनस दिया गया है, इसको गौर कीजिए, BF4 माइनस आप जब बनाएंगे तो ये बनेगा इस तरह का। और यहाँ पे आप देखिए बोरॉन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोरॉन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, sp3। और जब sp3 है तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कोई वैकेंट p ऑर्बिटल बचा ही नहीं, क्योंकि इसका ये वाला ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया और ये तीनों हाइब्रिडाइज हो गए चारों, है ना। तो इसके बाद लिख लीजिए कि भैया कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है ना, इसके पास कोई कमरा खाली नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल इज अवेलेबल, नो वैकेंट p ऑर्बिटल इज अवेलेबल। अगर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं अवेलेबल है तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग अकर्स। और अगर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी, है ना। और बताओ सिंगल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड में कौन सी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड। सिंगल। हाँ, तो इसका मतलब कि BF4 माइनस की बॉन्ड लेंथ BF3 से ज्यादा होगी, वही आपसे पूछ रहा है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बैक बॉन्डिंग समझ में आ रही सभी को, क्या होती है बैक बॉन्डिंग? यस है ना। अच्छा एक बस पॉइंट चलो ये भी लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। देखो बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन रही है या वीक बन रही है कैसे पता लगाएं, तो बोलते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग वो एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। ठीक है, बोलते हैं कि साइड एटम का साइज अगर बढ़ता है तो बैक बॉन्डिंग कमजोर होती है, वीक होने लगती है, ऐसी बैक बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिव नहीं होती है, आसानी से टूटने लगती है। क्या मतलब है, देखो जैसे आपसे बोला जाए कि BF3 में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं सबसे स्ट्रांग होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो इसमें बोरॉन का जो ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के जो लोन पेयर है वो भी 2p के में है, तो यहाँ पे 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है ना। और 2p मतलब दोनों ऑर्बिटल के बीच में साइज का कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। अब साइज का डिफरेंस नहीं है तो ओवरलैपिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। लेकिन BCl3 में क्या होगा कि बोरॉन के पास जो ऑर्बिटल खाली है वो 2p वाला है और क्लोरीन बेटा थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो उसका जो ऑर्बिटल होगा p में वो 3p वाला होगा, वो उसकी थर्ड सेल का p ऑर्बिटल होगा। तो थर्ड सेल का p ऑर्बिटल बिगर साइज का होगा और उसकी ओवरलैपिंग 2p के साथ होगी, तो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ऑर्बिटल को काफी बेंट होना पड़ेगा, 2p ऑर्बिटल को काफी बेंट होकर ये बना रहा होगा, बनाना बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग, है ना। तो ऑर्बिटल जब बेंट होते हैं ना तो वहां पे एंगल स्ट्रेन वगैरह आते हैं, वो बैक बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। अच्छा ब्रोमीन और बोरॉन के बीच में और लेस इफेक्टिव हो जाएगी। ब्रोमीन के पास जो p ऑर्बिटल है वो उसके किस ऑर्बिटल में है, 4p, तो ये ओवरलैपिंग और ज्यादा लेस इफेक्टिव हो जाएगी। और ब्रोमीन और आयोडीन में तो सबसे बोलते हैं कि सबसे वीक बैक बॉन्डिंग होती है ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप और ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जा रहा है साइड एटम के ऑर्बिटल का, वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग वीक होती जा रही है।
चाहिए। ठीक है, तो सब कोई पूछे इन चारों में ऑर्डर क्या होगा बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का, तो आप बोल देना BF3 में सबसे स्ट्रांग होगी, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में, और BI3 में तो देखा ही जाता है कि BI3 में जो ये बॉन्ड लेंथ होती है वो लगभग सिंगल बॉन्ड के ही बराबर हो जाती है। इससे ये पता लगता है कि इसके पास ये इसमें बैक बॉन्डिंग ना के बराबर हो रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है ऑर्बिटल का, वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग लेस इफेक्टिव होती जा रही है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा क्या होगा। एक ये रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत फेमस है ये, और हो सकता है कि ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो IIT का हो, AIEEE का हो, ओलंपियाड का हो, स्कूल पेपर हो, ये हर पेपर में आ चुका है। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, NTSC हो चाहे KVPI हो, ये सब में पूछा आ चुका है, इतना ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये बैक बॉन्डिंग पे ही बेस्ड है। एक कंपाउंड है ट्राईमेथिल एमीन, ये टर्सरी अमीन है, ट्राईमेथिल एमीन। ट्राईमेथिल एमीन इज पिरामिडल, वाइल एक कंपाउंड इससे कंपेयर कराया जा रहा है, ये है ट्राइसेलिल एमीन। इज प्लेनर, एक्सप्लेन वाई। तो ये ऐसे करके आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिल सकता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताओ इसमें कौन सा प्लेनर है या कौन सा पिरामिडल है। तो इसमें तो खैर वो आंसर आपको थोड़ा हिंट दे ही रहा है कि ये वाला पिरामिडल है, ये वाला प्लेनर है, बस आपसे वो रीजन जानना चाह रहे हैं। क्या होगा रीजन? देखो देखो, आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि जब उसने शेप बता ही दिया तो आप उल्टा सोचो। देखो पिरामिडल शेप कब आता है, जब किसी मॉलिक्यूल पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। sp3 है ना। पिरामिडल बोल रहा है तो इससे ये समझ में आना चाहिए कि इसमें नाइट्रोजन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। ठीक है, अब ये इसको बस इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि sp3 क्यों होगा। बता देना कि ये दो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे तो 4 आ रहा है, 4 मतलब sp3, और sp3 विद 1 लोन पेयर शेप आ जाएगा पिरामिडल। तो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो ये वाला कंपाउंड है जो दूसरा उसने पूछा है ट्राइसेलाइलेमीन, ये कह रहा प्लेनर है ना। अब देखो उल्टा आप समझो, प्लेनर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर तब होता है जब उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आने लगता है, sp2 प्लेनर, मतलब वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इसमें हाइब्रिडेशन क्या आ रहा होगा, sp2। लेकिन अगर हम लोग निकालें तो इस हिसाब से तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3 आना चाहिए, लेकिन अब जब वो कही रहा है प्लेनर है तो इसका मतलब sp2 ही आ रहा होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, है ना, और ये जो सिलिकॉन आप देख रहे हो, सिलिकॉन आपके थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और पीरियोडिक टेबल में जितने भी थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं, सबके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़ा रहता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। डी ऑर्बिटल तो थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड देखें तो सभी के पास होता है। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर आप देख रहे हैं ना, ये सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ये बनाएगा पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। ये क्या बनाने लगेगा, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, है ना। और अकेले इसी के साथ नहीं बनाएगा, ये वही बताया कि जैसे ये मोमेंटरी होता है कि जैसे बॉन्ड बनेगा और टूटेगा, तो फिर ये लोन पेयर दोबारा एन पे आएगा, और फिर दूसरे सिलिकॉन के साथ बनाएगा, है ना। फिर ये जब ये वाला टूटेगा तो फिर वो तीसरे सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन है ना, तो तीनों के साथ वो बनाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, उसका जो लोन पेयर है
वो डिस्पर्स हो जाएगा। लोन पेयर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाएगा, डीलोकलाइज लोन पेयर है। और याद करो जब हाइब्रिडेशन में पढ़ा रहा तो बताया था कि हाइब्रिडेशन निकालते समय कभी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर मिले तो उसको मत काउंट करिएगा, yes sir. डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को मत काउंट करिएगा, है ना, केवल क्योंकि वो तीनों जगह डिस्पर्स होके पाई बॉन्ड बनाएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड, तो इसमें बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड ही रह जाएंगे। और उस पे लोन पेयर था लेकिन वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो लोन पेयर लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, इसलिए इस पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2। sp2 की वजह से इसका शेप क्या हो जाएगा, प्लेनर, है ना। तो इसमें बस यही थोड़ा ध्यान रखना है कि मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसमें ध्यान रखना है कि भाई इसमें नाइट्रोजन सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग बना रहा है, इस वजह से उसका शेप प्लेनर आ रहा है। yes ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। अब एक क्लास अभी कल जो कराएंगे उसमें ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग करा देंगे आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग भी करा देंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बस खत्म ही होने वाला है चैप्टर, मेन टॉपिक आप लोग पढ़ ही चुके हो ये, अब बस छोटे छोटे थोड़े टॉपिक हैं वही करने हैं हम लोग को। ठीक है, चलो फिर, है ना, बाकी एक क्लास में इसके आगे कराएंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, सीट है ना, कि उसके इस चैप्टर बाद सीट भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग लगाते रहिए क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक, ओके बेटा, फिर मैं कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ।